जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचिंग वाला पर। मैं हिमांशु गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी ने इस बार सीटेट का एग्जाम दिया है और काफ़ी काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका सीटेट इस बार क्लियर होगा, जिन्होंने पहली जो सीढ़ी है वो यहाँ पर वो चढ़ लेंगे। काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले से सीटेट क्वालीफाई किया हुआ है, यानी वो स्टेप वो पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन सबको इंतजार है इस एक पर्टिकुलर वैकेंसी का, जिसका नाम है केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसकी लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी वो 2022 के अंतर्गत आई थी और अभी यहां पर बताया जा रहा है कि 2025 के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अब देखने को मिलेगी क्या चल रहा है ग्राउंड लेवल पर। क्या सर इस बार अगर मेरा सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो क्या मैं एलिजिबल हो जाऊंगा? क्या कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी रहता है? क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है? क्या मार्किंग स्कीम होती है? क्या सिलेबस होता है? क्या एज लिमिट है? सभी चीजों के ऊपर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर में। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको लेते हुए चलता हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट के ऊपर। डे बाय डे जब आप देखेंगे ना तो यहां पर आपके जो केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के जो स्कूल्स हैं इनकी संख्या बढ़ रही है। पहले इसी पर आते हैं कि वैकेंसीज कितनी आने वाली, तो वैकेंसीज अच्छी मात्रा में आने वाली हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप इसी वेबसाइट पर जब नीचे आते हैं और यहां पर आपको अपडेट्स के अंदर कई सारी अपडेट्स दिखती हैं। पहली अपडेट जो आपको यहां पर दिखती है, जो आपने कई सारे चैनल्स के ऊपर देखा भी होगा, केवीएस ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल। हालांकि इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सिर्फ फर्क पड़ता है उस वजह से कि कौन से स्टेट में अब कितनी वैकेंसीज मौजूद हैं। यानी नोटिफिकेशन इससे पहले भी जारी किया जा सकता है, इसके बाद भी वो डिपेंड करता है। जैसे अभी अगर हम बात करें केवीएस ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, ये है क्या, पहले इसकी बात कर लेते हैं। सपोज करिए कि एक टीचर है या कोई भी एम्प्लॉय है, वो एक स्टेट में काम कर रहा है केवीएस के अंदर, अब उसका ट्रांसफर जो है दूसरे स्टेट में कराना है, तो वहां से पता लग जाता है कि यहां पर जो है जगह खाली है, जो ओपनिंग है, तो उसका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह कराया जा सके। जब वो यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा तो इस स्टेट में वैकेंसी खाली हो जाएगी, उसको वो अपडेट करके दे सकेंगे नोटिफिकेशन के अंदर। तो ये सारी की सारा मामला होता है। तो ये होता है हमेशा जब भी नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, तो उससे पहले ये देखा जाता है कि किस राज्य में कितनी वैकेंसीज मौजूद हैं, ताकि उस डेटा को अपडेट किया जा सके। और काउंसलिंग के टाइम पर ये बहुत ही महत्वता देता है, इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो ये होती है बाद की बात। हो सकता है अब इसके नोटिफिकेशन जो है, जब इन्होंने बोला है, इन्होंने कहा है कि 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का जो इन्होंने टाइम मांगा है, जो ओपनिंग खुली हुई है। और इसके मतलब अप्रैल के आसपास ये कह रहे हैं कि जो है पूरा का पूरा जो डाटा है फिर वो सामने आ जाएगा। तब तक के लिए यहां पर ये टाइम दिया गया है। तो अब एक बात ये उठ रही है, क्या अप्रैल के बाद फिर ये वैकेंसीज रिलीज होंगी? तो ऐसा जरूरी नहीं है, इससे पहले भी आ सकती हैं। वही बताया मैंने आपको कि ये अपडेशन जो है वैकेंसीज के अंदर, वो बाद में भी हो जाता है। कहां पर? नोटिफिकेशन के अंदर जस्ट वैकेंसीज दी जाएंगी। ये नहीं होता कि इस स्टेट के अंदर ये है, इतने स्टेट के, वो काउंसलिंग के दौरान फिर जो होगा या जब हमारी पोस्टिंग होती है वहां पर ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो पहली बात तो ये यहां पर आ रही है कि जो इस नोटिस को लेके काफी कंफ्यूजन था आपके अंदर कि क्या है सर ये नोटिस, क्या अब जो वैकेंसीज हैं अभी आएंगी या अप्रैल में आएंगी? तो वैकेंसीज अप्रैल तक या उससे पहले कभी भी आ सकती, या तो अप्रैल या उससे पहले कभी भी आ सकती हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आएंगी। जैसे मैंने आपसे कहा, जब वेबसाइट पे आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो डे बाय डे आपकी बढ़ रही हैं। जैसे हम यहां पर देखेंगे, प्रेस रिलीज किया गया था, कैबिनेट अप्रूव्स ओपनिंग ऑफ 85 न्यू केंद्रीय विद्यालय, है ना। तो नए केंद्रीय विद्यालय खोले गए और ये 6 दिसंबर 2024 का ही न्यूज है, इसी महीने का न्यूज है। तो 6 अलग अलग जो है आप 85 जो है आपके नए केंद्रीय विद्यालय जो है यहाँ पर खोले गए, इसके ऊपर जो है स्वीकृति मिली। तो ऑब्वियस सी बात है, नए स्कूल्स खुलेंगे तो वे नई ओपनिंग्स यहाँ पर होंगी, वैकेंसीज का जो नंबर है वो बढ़ेगा। तो अब बात करते हैं कि सर मेरा जो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहां पर क्या होने वाला है, उसके ऊपर पूरा अच्छे से बात करेंगे, एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। ये पूरा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। केवीएस के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 पोस्ट के ऊपर। पहला है पीआरटी, दूसरा है टीजीटी और तीसरा है पीजीटी। पीआरटी के अंतर्गत एज लिमिट जो है वो आपकी 30 वर्ष होती है। 12वीं अगर आपने किया हुआ है विद 50% मार्क्स तो आप यहां के लिए एलिजिबल होंगे। डीएलएड आपने किया है, 2 साल का किया हुआ है, या फिर अगर आपने एनआईओएस डीएलएड से भी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। जी हां, मार्क माय वर्ड्स, ये मत समझना क्योंकि पहले जो था ये लगता था, अब जो है कहानी पूरी तरीके से क्या है, बदल चुकी है। तो आप भी एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। साथ ही साथ अगर किसी ने 4 साल का बीएलएड किया है वो भी एलिजिबल है। आपने डीएलएड किया है स्पेशल एजुकेशन से तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बिकॉज आप स्पेशल एजुकेटर्स की भी वैकेंसीज जो है यहां पर आने वाली हैं इस बार केवीएस के अंदर, है ना। उसके बाद आपका सीटेट पेपर 1 जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। पहली बात किसका है, ये पीआरटी के। अब हम चलते हैं टीजीटी की बात करते हैं। एज लिमिट आपका 35 वर्ष है। ग्रेजुएशन अगर हम बात करें, आपका होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपका इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन है। कुछ लोग, कुछ होता है ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो कोर्स होता है 5 साल का, वो कर लेते हैं, वो भी एलिजिबल है 50% मार्क्स के साथ।
बीएड डिग्री कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि डीएलएड है तो आप अप्लाई कर देंगे टीजीटी में भी, जैसे अदर स्टेट्स में भी होता है, बिहार के अंदर आप लोग अप्लाई कर देते हैं या झारखंड के अंदर अप्लाई कर देते हैं, यहां पर ऐसा नहीं है। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, बीएड कंपलसरी है, पहली। दूसरी बात, सीटेड पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ये आपका दूसरी बात है, पूरा होना चाहिए। अपेयरिंग वालों को यहां मौका नहीं मिलता है, पहली बात सुन लीजिएगा, ये कंप्लीट होना चाहिए, यहां पर डीएलएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, यहां बीएड कंप्लीट होना चाहिए, सीटेड आपका क्वालिफाई होना चाहिए। पीजीटी में आते हैं, एज लिमिट आपकी बनती है 40 वर्ष, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए विद 50% मार्क्स और आपका बीएड डिग्री यहां पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका तीनों का बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये रहा, एज लिमिट के साथ मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक खास बात, एक खुशखबरी की बात और है कि जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, आप किसी भी वर्ग से हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं पीआरटी के अंदर, तो फीमेल्स के लिए 30 वर्ष नहीं, वो मैक्सिमम लिमिट 40 वर्ष हो जाएगी। टीजीटी में 45 वर्ष और पीजीटी में आपका 50 वर्ष। तो इस तरीके से 10-10 साल का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी के लिए 3 साल का और एससी एसटी के लिए यहां पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, क्या प्रोफिशिएंसी होना चाहिए आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का, पहली बात। और नॉलेज ऑफ वर्किंग कंप्यूटर, थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर की समझ होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत वहां पर डाटा फीड करना रहता है। तो ये सभी पोस्ट के लिए, चाहे वो पीएलटी रहा, टीजीटी रहा, पीजीटी रहा। और ये बड़ा आसान है, कंप्यूटर की समझ रखना, बेसिक नॉलेज होती है ना, वो आप कभी भी ले सकते हैं। हार्डली आपका 1 महीने के अंदर वो बेसिक नॉलेज आ जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आप एग्जाम दे दो उसके बाद चाहे आप थोड़ा सा समझ लेना उसको, ठीक है। बाकी आगे हम बात करते हैं अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जो टीजीटी पोस्ट के लिए यहां पर है, वो बहुत जरूरी। अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए 3 सालों में, तीनों सालों में। एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो मैंने आपको बताया था, यहां पर ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो मान लीजिए आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मेरा 50% होना चाहिए ओवरऑल? तो यहां पे ओवरऑल के बारे में बात कही गई है, यहां जितनी बात कही गई है वो ओवरऑल के बारे में बात कही गई है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइए। तो अगर आपका इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है तीनों सालों में, तो आप इंग्लिश किससे अप्लाई करेंगे? हिंदी एज अ सब्जेक्ट है तीनों सालों में, तो आप एज अ टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करेंगे। तो जो भी लैंग्वेज है वो आपने तीनों सालों में पढ़ा होना चाहिए, ये बात यहां पर बोली जा रही है। अगर आप केवीएस टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझिएगा। कहते हैं एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, कोई भी 2 विषय होने चाहिए जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दे रखा, और उसमें कंपलसरी है कि आपका कोई एक विषय या तो हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो। यानी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स है तो अप्लाई कर दोगे, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है तो अप्लाई कर दोगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपके पास इन 4 विषयों में से कोई 2 विषय होने चाहिए, उनमें से एक विषय कंपलसरी है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ केवीएस टीजीटी एसएसटी। आगे टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करना है, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए। टीजीटी संस्कृत के लिए आपने अप्लाई करना है, संस्कृत तीनों साल पढ़ा होना चाहिए। टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई करना है आपने, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ्स के अंदर विद एनी ऑफ दी फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब इसमें क्या क्या है, मतलब मैथ्स के से आपने बैचलर डिग्री की हुई है, उसके साथ आपने या तो फिजिक्स पढ़ा है, या केमिस्ट्री, या इलेक्ट्रॉनिक्स, या कंप्यूटर साइंस, या स्टैटिस्टिक्स, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं केवीएस टीजीटी मैथ्स के लिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, आप केवीएस में पीजीटी के लिए क्या क्या पोस्ट, जो पीजीटी की पोस्ट है उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। ये बड़ा आसान है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। पीजीटी इंग्लिश से ऑब्वियस सी बात है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है इंग्लिश से। हिंदी से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये रहेगा। पीजीटी केमिस्ट्री से केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री है तो अप्लाई करेंगे केमिस्ट्री से। पीजीटी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स को सम्मिलित किया गया है। पीजीटी कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, और यहां पर एक बात और बोली जा रही है, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एम कॉम इन अप्लाइड, है ना, अप्लाइड से अगर आपने की हुई है या बिजनेस इकोनॉमिक्स से की हुई है तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। केवीएस पीजीटी मैथ्स आपने मैथ्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से किया है, और केवीएस पीजीटी बायोलॉजी में वो अप्लाई करेंगे जिन्होंने बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, इन सब से आपने अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, दिस इज फॉर पीजीटी। कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है यहां पर देखते हैं। एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, बी या फिर बीटेक अगर आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी से, ठीक है, आपने या फिर डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन से, फिर बी बीटेक आपने किसी भी स्ट्रीम से कर लिया हो, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर से, तो आप एलिजिबल है। आपने एमएससी किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बी लेवल, सी लेवल, तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर कही जा रही हैं। एक बात और समझ लीजिएगा, जो भी पीजीटी वाले अभ्यर्थी हैं कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, यहां बीएड मैंडेटरी नहीं होता, ये केवीएस की पॉलिसीज में आता है। तो अगर आपने बीएड नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है फॉर द पोस्ट ऑफ ओनली कंप्यूटर साइंस पीजीटी। ठीक है, ये वाली बात।
आगे अब मार्किंग स्कीम क्या रहेगी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेगा +1 और इनकरेक्ट के लिए 0, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पर नहीं है केवीएस के अंदर और आगे भी नहीं रहेगी। ठीक है, आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जो भी हैं, तो मतलब बेसिकली यहां पर सिंपल सी बात है कि ऐसा नहीं है कि आपको अटेम्प्ट ही करना है, आप बिल्कुल अटेम्प्ट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने गलत कर दिया उसके लिए भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं और बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के। पीआरटी का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है इसको जरा समझते हैं। देखिए पूरा जो पेपर है पहले कभी हुआ करता था आपका 150 नंबर का, लेकिन लास्ट टाइम से 2022 से ये जो बदलाव आए 180 नंबर का पेपर बना और अब भी इस बार भी आपका 180 नंबर का पेपर बनेगा। इसमें आपके यहां पर अगर हम बात करें तो 4 पार्ट होने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अब समझते हैं। पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी आएगी, आपके 10-10 क्वेश्चन 10-10 नंबर के मिलने वाले हैं। पार्ट सेकंड के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 5 क्वेश्चन 5 नंबर के और कंप्यूटर लिटरेसी रहेगा 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। यानी दूसरा जो पार्ट है वो भी आपका 20 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ पार्ट थर्ड जो है इसमें पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप वाले सवाल आएंगे आपके, सीटीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। तो ये पूरा पूरा बनता है आपका 100 नंबर का, यहां तक पार्ट 3 तक। पार्ट 4 जो है ये सब्जेक्ट कंसर्न्ड है और सब्जेक्ट कंसर्न्ड के अंदर जो टीजीटी पीजीटी वाले कैंडिडेट्स होंगे उनका जो मेन पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे आप टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मैथ्स 100 नंबर का, आपका जो है मैथ्स 80 नंबर का पूछा जाएगा। पीएलटी के अंदर ये क्या होता है, ये कैसे बायोफिकेशन होता है, इसको जरा समझ ले। तो पीआरटी के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर ये जो सिलेबस है आपका क्या रहेगा, वो सिलेबस ही मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10 नंबर बाकी मैथ्स बाय हिमांशु सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 10 नंबर का आपका ये पूछा जाएगा पूरा का पूरा जनरल इंग्लिश, 10 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा, 10 नंबर का जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, 5 नंबर का रीजनिंग और 5 नंबर का यहाँ पे कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 60 नंबर में आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप में आपके पास ये 5 पार्ट आते हैं जो आपको यहाँ पर ये कवर करने हैं। ये 60 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे 60 नंबर के, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसके अंतर्गत पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो होता है। अभी मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या आपके जो हेडिंग्स, जो आपके टॉपिक्स हैं बेसिकली वो यहां पर रहने वाले हैं 60 नंबर के। अब बात करते हैं वो जो आपका 80 मार्क्स का जो सब्जेक्ट कंसर्न्ड है पीआरटी के अंदर वो क्या रहता है। तो यहां पर आपका इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और ईवीएस है और हर एक सेक्शन 20-20 मार्क्स का रहने वाला है। 20 नंबर का हिंदी, 20 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर का मैथ और 20 नंबर का ईवीएस। सही है, तो यहां से ये बनते हैं 80 नंबर और पहले वाले वो 100 नंबर, यानी कुल मिलाकर बनता है 180 नंबर का पूरा। इसी प्रकार से जब हम टीजीटी में आते हैं तो सारी की सारी चीजें वैसे ही रहती हैं। बस यहां पर क्या हो जाता है कि जो आपका 60 मार्क्स वाला सीडीपी वाला पोर्शन था वो यहां 40 मार्क्स का हो जाता है और पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंसर्न आपका 100 नंबर का बन जाता है, जो अभी यहां पे आपको दिख रहा है सब्जेक्ट कंसर्न। जैसे आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश आपका यहां 100 नंबर। उसके बाद पीजीटी में अगर हम बात करते हैं सेम पैटर्न फॉलो होगा। यहां पर भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न जो है आपका 100 नंबर का पूछा जाएगा और बाकी सभी जो है आपका एज इट इज सेम रहने वाला है। सीडीपी यहां पे आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर का बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो आपका एग्जाम का पैटर्न था ये मैंने आपको बता दिया। अब एक अपडेट आपको और देते हैं कि एनटीए ने पहले ही ये मना कर दिया है कि आपका 2025 के अंदर जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे उनको वो कंडक्ट नहीं कराएगी, मतलब रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराएगी। हायर लेवल वाले जो भी एग्जाम्स है वो यहां पे कंडक्ट कराएगी। तो ये पहले से कहा जा रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए विल एक्सक्लूसिवली कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर 2020 में, नॉट रिक्रूटमेंट एग्जाम। यानी अब तक जो आपका केवीएस कंडक्ट कराता था एनटीए, अब आपका एनटीए कंडक्ट नहीं कराएगा। यानी अब इस बार जो एग्जाम लेने वाली जो आपकी जो बॉडी है वो अब यहां पर कोई और होने रहने वाली है। हर कोई टेस्टिंग एजेंसी रहती है, अब जो एजेंसी है वो कोई और होने वाली है। बॉडी गलत बोल दिया, बॉडी तो वही रहेगी केंद्रीय विद्यालय संघ। तो एजेंसी यहां पर बदलेगी, तो उस एजेंसी को अभी देखा जाएगा। सब काम चल रहा है, तो अब आपने क्या करना है। केवीएस में वैकेंसीज आएंगी, ये बात तय हो गई। एग्जाम पैटर्न आपने समझ लिया, पूरा डिटेल में आपने सब कुछ देख लिया। अब आपने बस एक काम करना है, अपनी तैयारी करना। केवीएस के अंदर जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें हैं ना वो बहुत महत्व रखती हैं। एनसीईआरटी अभी से उठाना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। pw.live पर आपके लिए केवीएस के बैचेस अवेलेबल हैं, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर यहां से आप एक बार मैं दिखा देता हूं जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर यहाँ से बैच से यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू पर आपके लिए बैचेस भी अवेलेबल हैं जिसमें आपका क्लासेस भी है, स्टडी नोट्स भी है। क्योंकि ये कैसी अगर बात करें कैसा एग्जाम है जो मेरे को अच्छे से, मुझे इसका एग्जाम पैटर्न क्या उसमें आना चाहिए, एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ मुझे पढ़ना होगा। तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी आपने पढ़ना है। अगर अभी से आपने शुरुआत करनी तो एनसीईआरटी पे अच्छे से आपने पकड़ बनानी है।
ठीक है। साथ ही साथ आपको मैंने बताया pw.live पर आप यहाँ पर जाएँगे, तो आपके लिए बैचेज़ अवेलेबल है। महापैक टीचिंग महापैक आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपके सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो कवर अप है। तो वहाँ से भी जाके आप एक्सप्लोर करके और जॉइन करके अभी से अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है? बाकी आपके कोई भी सवाल हो केवीएस को लेके आप ज़रूर पूछिएगा, उनका जवाब मैं ज़रूर दूँगा। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही केवीएस के कोई ऊपर कोई अपडेट आएगा, आप तक वो ज़रूर तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन